कहानी स्टार्ट होती है 2007 के टाइम को दिखाते हुए, जहां बहुत सारे पंडित और तांत्रिक मिलकर एक आत्मा मंजुलिका को से ठाकुर महल के एक रूम में बंद कर देते हैं। उस दरवाजे पर पवित्र धागा और त्रिशूल लगाकर फिर ठाकुर परिवार उस महल को खाली कर देते हैं। 18 साल के बाद रीत ठाकुर को मनाली में रूहान मिलता है, जो रीत को उसका बैग वापस लौटाता है और टिकट से रूहान रीत का नाम देख लेता है। फिर रीत को जब रूहान फोन लौटाता है, तब रीत को लगता है कि रूहान अपना फोन दे रहा है, उसका नंबर मांग रहा है और रीत गुस्से में फोन तोड़ देती है, जो कि असली में उसका ही फोन था। फिर दोनों चंडीगढ़ जाने के बस में बैठते हैं और रूहान अपना फोन देता है और कहता है अपने भाभी से बात कर लो। रीत हैरान हो जाती है कि रूहान को उसके भाभी के बारे में कैसे पता। फिर रीत अपने भाभी अंजुलिका को कॉल करती है, जो रीत को थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाने को बोलती है, क्योंकि रीत की शादी होने वाली है सागर से। पर रीत को शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रूहान कहता है कि तुम्हें सागर से अच्छा लड़का मिल जाएगा। बस एक होटल में रुकता है 20 मिनट के लिए, जहाँ दोनों बात करते हैं और रूहान अपने बारे में बताता है कि वो अपना टाइम घूमने फिरने में बिताता है, लिव इन द मोमेंट टाइप। तो रीत के फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए जब वो यहाँ 4 साल मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो वो कॉलेज के बाहर कहीं घूम ही नहीं पाई। इसलिए रूहान रीत को मनाता है एक म्यूजिक फेस्टिवल में चलने को, और रीत चंडीगढ़ के बस को छोड़कर रूहान के साथ चली जाती है। और फिर रात में दोनों को एक पुलिस से पता चलता है कि चंडीगढ़ जाने वाले बस का एक्सीडेंट हो गया है और एक भी पैसेंजर नहीं बचा, और उसी बस से दोनों चंडीगढ़ जाने वाले थे। अच्छा हुआ दोनों नहीं गए। रीत ये बताने के लिए घर पे कॉल करती है कि वो ठीक है, पर रीत की बहन त्रिशा फोन उठाती है और वो कुछ क्लियर सुन ही नहीं पाती। और त्रिशा और सागर, जिसे रीत की शादी होने वाली है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रीत उन दोनों की बातों को सुन लेती है। अब रीत एक प्लान बनाती है। उसके फैमिली को पता है कि रीत एक्सीडेंट में मर चुकी है, इसलिए वो अपने परिवार के सामने नहीं जाएगी और इस वजह से सागर की शादी त्रिशा से हो जाएगी। फिर रीत अपने परिवार के सामने आएगी और वो जानती है कि उसके पापा उसे माफ नहीं करेंगे, पर उसे रूहान की हेल्प चाहिए और उसे भवानीगढ़ राजस्थान चलने को बोलती है। दोनों भवानीगढ़ पहुंचते हैं और रीत छुपने के लिए अपने पुराने घर यानी के ठाकुर महल में जाती है, जो कई सालों से बंद है और यहाँ कोई आता भी नहीं है, क्योंकि गांव के लोग इस महल को भूतिया महल कहते हैं, क्योंकि यहाँ मंजुलिका की आत्मा घूमती है। रूहान थोड़ा डर जाता है और ताला लगा देखकर कहता है यहाँ से चलते हैं। फिर ताला खुद ब खुद टूट जाता है। रूहान डर जाता है। रीत कहती है कि पुराना ताला है, जंग लग गया होगा इसलिए टूट गया। फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और रूहान डर जाता है। रीत कहती है हवा चल रहा है, खुल गया। फिर महल में अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती हैं और महल के सामने से गुजरता है छोटा पंडित और महल में लाइट जला हुआ देखता है और ये देखकर वो बहुत डर जाता है कि महल में कोई रहने आ गया है। और वो भागा भागा ठाकुर के घर जाता है, जहाँ रीत के लिए सभी शोक मना रहे थे। और छोटा ठाकुर उन्हें बताता है कि पुराने हवेली का दरवाजा खुल गया है और लाइट भी जली हुई थी, जिसे सुनकर रीत के परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं। रीत रूहान को अपनी कुछ यादें बताती है कि वो बचपन में अपने भाभी, अपने पापा और अपने चाचा के साथ कैसे वक्त बिताया करती थी। और ठाकुर परिवार और बहुत से गाँव वाले पुराने महल में आते हैं, इस डर में कि कहीं किसी ने उस दरवाजे को खोल तो नहीं दिया। ठाकुर साहब और पूरा परिवार अंदर आते हैं। रीत छुप जाती है, मगर रूहान को छुपने का टाइम ही नहीं मिलता, तो वो सामने कुर्सी में बैठ जाता है। ठाकुर साहब उसे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। और रूहान बताता है कि उसे यहाँ रीत लेकर आई है, यानी कि रीत की आत्मा उसे लेकर यहाँ आई है। और नाटक करता है कि उसके पास एक गॉड गिफ्ट है कि वो भूत और आत्माओं को देख सकता है। पर ठाकुर साहब इस पर यकीन नहीं करते हैं और रूहान ठाकुर साहब को रीत के बचपन के बारे में बताता है, जो कुछ देर पहले ही रीत रूहान को बताई थी, जिसे सब सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ रीत को ही पता था। और अंजुलिका सीरियस होकर पूछती है तुम हमारे जज्बात के साथ खेल तो नहीं रहे हो। पर रूहान कहता है नहीं, क्योंकि रीत यही है और वो यही खड़ी होकर सब कुछ देख रही है। अब चाचा जी पूछते हैं कि रीत घर क्यों नहीं आई और यहाँ पुराने हवेली में क्या कर रही है। फिर रूहान रीत के भूत से बात करने की नाटक करता है और कहता है ये रीत की आखिरी इच्छा है कि वो अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहना चाहती है, तब जाकर रीत को मुक्ति मिल जाएगी। पर अंजुलिका को मंजुलिका का डर है। पर ठाकुर साहब कहते हैं कि अगर रीत यही चाहती है तो हम सब यही रहेंगे। जिसके बाद सब पुराने महल में आने के लिए प्लान बनाते हैं और रीत रूहान से इम्प्रेस हो जाती है कि रूहान ने उसके परिवार को
यहाँ रहने के लिए मना लिया, और अगर ये हो गया तो रूहान सागर की शादी तिशा से कराने के लिए भी मना लेगा। और कहती है यहाँ बहुत सारे कमरे हैं तो वो कहीं भी रह लेगी, ये महल नहीं भूल भुलैया है। तभी महल के उस बंद कमरे से घुंघरुओं की आवाज आती है। अगली सुबह पुराने महल को साफ करवाया जाता है और चाचा जी मंजुलिका की परछाई देखकर डर जाते हैं। महल में रीत के लिए चौथा चल रहा है और यहाँ रीत मजे में खाना खा रही है। और रूहान नीचे जाकर परिवार वालों को बताता है कि रीत की एक और आखिरी इच्छा थी कि रीत की जगह अब त्रिशा की शादी हो। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, मगर त्रिशा शादी के लिए रेडी है और सागर भी रेडी है, पर रीत के पापा यानी कि ठाकुर साहब नहीं मानते। और रूहान फिर से रीत के भूत को देखने का नाटक करता है और बताता है कि रीत अपने परिवार वालों के साथ गम में नहीं बल्कि खुशियों में शामिल होना चाहती है। इसीलिए ठाकुर साहब त्रिशा और सागर की शादी के लिए हाँ कह देते हैं। फिर एक लड़की रज्जो आकर रूहान को कहती है कि वो रीत को बहुत मिस कर रही है और वो रीत के गले लगना चाहती है। रूहान बताता है कि वो सिर्फ भूतों को देख नहीं सकता, कभी कभी भूत उसके अंदर भी आ जाता है, इसलिए रज्जो रूहान के गले लग जाती है। इसके बाद रीत की नानी भी आती है जो रीत को यानी कि रूहान को गले लगा लेती है। फिर रूहान के रूम में सागर और त्रिशा आते हैं रीत से बात करने के लिए और पूछते हैं कि रीत को उनके बारे में कैसे पता। फिर रूहान नाटक करता है कि रीत को सब कुछ पता है और वो सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती है। रीत भी अब रूहान को पसंद करने लगी है। आधी रात में एक कौवा रूहान के रूम में घुस आता है। रूहान उस कौवे का पीछा करता है और रूहान के सामने एक आदमी होता है जिसका वो पीछा करता है और मंजुलिका के रूम तक जाता है और देखता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रूहान ही है। तभी वहाँ मंजुलिका आती है जो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उसे कहती है कि यहाँ कभी मत आना, तुमने बहुत से भूतों को देखा होगा पर मंजुलिका सबसे अलग है। अगली सुबह रूहान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके जैसे दिखने वाले लोग कौन थे। तभी वहाँ छोटा पंडित आता है और एक अखबार में रूहान का फोटो दिखाता है और पूछता है कि आपका फोटो अखबार में क्यों है। रूहान कहता है क्योंकि वो भूतों से बात करता है, हो सकता है इसीलिए उसका फोटो अखबार में छपा है। और गाँव का मुखिया रूहान को अपनी माँ से मिलाता है और थोड़ी देर पहले उसकी माँ चल बसी और चाहता है कि रूहान उसके माँ के भूत से बात करे और पता लगाए कि उसकी माँ ने उनका सारा सोना कहाँ छुपाया है। पर रूहान डर जाता है कि वो ये कैसे करेगा। फिर बड़ा पंडित सबको बाहर चलने को कहता है ताकि रूहान अकेले में मुखिया की माँ की आत्मा के साथ बात कर सके। और बड़े पंडित की बीवी यानी कि पंडिताइन मुखिया के माँ के चेयर के नीचे एक खिलौना लगा देती है जिसका आवाज सुनकर रूहान डर जाएगा। और रूहान डर भी जाता है जब उस खिलौने से हंसने की आवाज आने लगती है, पर रूहान उस खिलौने को देख लेता है और उसे फेंक देता है जिससे उस रूम में रखे सारे सामान एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। और तभी एक झूमर ऊपर से सीधा नीचे गिरता है और आखिरकार रूहान को छुपा हुआ सोना मिल जाता है जो कि जमीन के अंदर था। सब रूहान की जय जयकार करते हैं और छोटा पंडित रूहान को रू बाबा कहता है और उसका भक्त बन जाता है। और गांव वाले अब अपने रू बाबा के लिए बाबा जैसा कपड़ा देते हैं पहनने के लिए। और रू बाबा के आने से बड़े पंडित का बिजनेस ठप पड़ चुका है। अब रू बाबा लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने लगे हैं और छोटे पंडित को उसकी बीवी कलावती से मिलाता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी का पुनर्जन्म हुआ है जो कि इस जन्म में एक गधी है। छोटा पंडित उस गधी को अपने घर में ले आता है। फिर एक रात पोटलू यानी कि रीत के चाचा का बेटा रीत को देख लेता है, पर रूहान कवर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए उन्हें आत्माएं कभी कभी दिखाई देती हैं। और रूहान पोटलू को धमकी देता है कि अगर वो फिर से रीत को देखा तो वो पोटलू को मंजुलिका वाले कमरे में बंद कर देगा। फिर रूहान को मंजुलिका के कमरे से घुंघरुओं की आवाज आती है और रूहान डर जाता है। रीत उसे शांत करती है और देखती है कि रूहान के कपड़े में ही एक घुंघरू फंसा हुआ था। और रूहान कहता है कि वो रू बाबा का नाटक कर करके थक चुका है और वो यहाँ से जाना चाहता है। और रीतू से कहती है कि मंजुलिका जैसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे से जो कहेंगे अब झूठ कहेंगे। और दोनों एक दूसरे को आई हेट यू कहते हैं और दोनों किस करते हैं। रात में रूहान और रीत के चाचा पीकर मंजुलिका के कमरे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर समय पर ठाकुर साहब और अंजुलिका वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। और अंजुलिका उन्हें बताती है कि अंदर कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। और तब अंजुलिका बताती है अपनी कहानी कि सालों पहले मंजुलिका और अंजुलिका यहाँ राजस्थान आई थी अपने बाबा के साथ कोलकाता से, क्योंकि उनके बाबा को यहाँ पर हिसाब किताब करने का काम मिला था।
वैसे दोनों तो जुड़वा बहनें थीं, पर उसके पापा अंजुलिका को ज्यादा पसंद करते थे, जो मंजुलिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसके पापा मंजुलिका को काला जादू करते हुए पकड़ लेते हैं, पर ये तो बस शुरुआत था। मंजुलिका बस काला जादू तंत्र मंत्र ही करने लगी। मंजुलिका मन ही मन कुंवर को पसंद करती थी, जो ठाकुर साहब का बेटा है, जिसके लिए अंजू और मंजू के पापा काम करते थे। ठाकुर साहब भी जानते हैं कि कुंवर को अंजुलिका पसंद है और इसीलिए वो कुंवर की शादी अंजुलिका से करवाने को मान जाते हैं। मंजू ये जानकर दंग रह जाती है। अंजुलिका और कुंवर की शादी हो जाती है। शादी के दिन मंजू अंजू के कपड़े का टुकड़ा ले लेती है और उसके कंघी से उसके कुछ बाल ले लेती है और आधी रात में घर के बाहर चली जाती है, जो मंजुलिका के पापा देख लेते हैं और देखते हैं कि मंजुलिका काला जादू कर रही है। और मंजुलिका के बाबा उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी होती तो अच्छा होता। और मंजू अपने पापा को स्टैब करके मार देती है और अपने बाबा को कहती है कि आज से सिर्फ आपकी एक ही बेटी रहेगी। और वो अपने बहन के कमरे में जाकर अंजुलिका को मारने की कोशिश करती है, पर जब कुंवर मंजू को रोकता है तो मंजू उसका गर्दन दबाकर एक हाथ से उसे उठा लेती है और अंजुलिका को मजबूरन मंजुलिका को मारना पड़ता है। पर मंजुलिका की आत्मा कुंवर को फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देती है और इससे पहले मंजुलिका की आत्मा किसी और को नुकसान पहुंचाए, तांत्रिक मिलकर मंजुलिका को उस कमरे में बंद कर देते हैं। और अंजुलिका रूहान को बताती है कि मंजुलिका के वजह से उनके परिवार के 8 सदस्य मारे जा चुके हैं। अब छोटे पंडित रूहान को रीत के साथ देख लेता है, जो काफी दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर निकली है। फिर छोटे पंडित महल में बड़े पंडित और पंडिताइन को लेकर पहुंचता है और बड़े पंडित ठाकुर साहब को बताता है कि आपकी बेटी रीत जिंदा है और रूहान झूठ बोल रहा है। ठाकुर साहब कहता है पूरी हवेली की तलाशी लेने, और रूहान रीत को छुपाने के लिए रीत को मंजुलिका के रूम के पास लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ कोई चेक नहीं करेगा। पर छोटे पंडित वहाँ पहुँचता है, इसलिए रूहान घुंघरू की आवाज निकालता है और छोटे पंडित को डराकर भगा देता है। फिर रीत रूहान को बोलती है कि यही एक कमरा है जिसमें कोई तलाशी नहीं लेगा। और रीत के कहने पर रूहान मंजुलिका वाले कमरे के दरवाजे को खोलता है और रीत को अंदर बंद कर देता है। और रीत को भी लगता है मंजुलिका सब बकवास है, पर मंजुलिका असली में है। अब किसी को रीत नहीं मिलती और अंजुलिका रूहान से माफी मांगती है कि उन्होंने रूहान के शक्तियों पर शक किया। फिर रात में रूहान मंजुलिका के कमरे में जाता है रीत को ढूंढने, पर रीत पोजेस्ड हो चुकी है और आमी जे तोमार गाने पे पागलों की तरह नाचने लगती है। और रूहान ये देखकर डर जाता है और मंजुलिका को बोलता है उसे छोड़ देने, पर ये रीत नाटक कर रही थी और कहती है कि मंजुलिका जैसा कुछ भी नहीं है। और फिर रीत रूहान के साथ अपने रूम के लिए चली जाती है। अगले दिन संगीत में सब मौज मस्ती कर रहे होते हैं, पर अंजुलिका को लगता है कि रीत की आत्मा शायद नाराज है, इसलिए रीत इतना तोड़ फोड़ मचा रही है। पर रूहान जानता है कि यह मंजुलिका है, क्योंकि कल रात उसने दरवाजा खोल दिया और सारे ढोल नगारे हवा में उड़ने लगते हैं। और अंजुलिका सोचती है कल रीत और रूहान पे शक किया गया, इसीलिए रीत शायद नाराज है। और रूहान नाटक करते हुए रीत के आत्मा को बोलता है ये सब बंद करने। फिर सब बाहर की तरफ देखते हैं कि रीत सामने के दीवार पर चल रही है, पर असली में ये मंजुलिका है। पर दूर होने के वजह से लोग यही सोचते हैं कि वो रीत की आत्मा है। रूहान ये सच जानता है कि रीत नहीं, ये मंजुलिका का भूत है और वो रीत के कमरे में जाकर उसे यहाँ से चलने को बोलता है। पर रीत भी डरी हुई है, क्योंकि उसके वजह से ही मंजुलिका बाहर आई है, पर वो जाने से मना करती है क्योंकि वो एक ठाकुर है।